सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आज हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन की मुनासिबत से पाकिस्तान में भी आज तक़रीब का एहतमाम किया गया है। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज का दिन हर शोबे में ख़वातीन की कामयाबियों के एतराफ़ का दिन है। ख़वातीन को मुसावी हुकूक़ की फ़राहमी हुकूमत की तरजीह रहेगी। अब सवाल ये है कि आलमी यौम ख़वातीन की अहमियत हम किस तरह से देख रहे हैं अपने मुल्क में, और औरतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कैसे यकीनी बनाया जा सकता है। इस सवाल के साथ ये मैं अपने पैनलिस्ट के सामने रखूंगी। मैं तारुफ करवा देती हूँ पैनलिस्ट का। नज़ीर लगारी साहब कराची स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं। एहतशामुल हक साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद रुहेला इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ हैं, जबकि ज़ाहिर शाह शिराजी वीडियो लिंक के ज़रिए हमें ज्वाइन करें। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। आगाज़ करूँगी लगारी साहब आपसे ही। अब आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो मुल्क में सारी सूरत हाल है, एक वज़ीर आला भी नामज़द हुई, उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने चार्ज भी संभाल लिया, एक्टिव भी हो गई हैं पंजाब में मरीम नवाज़ साहिबा। तो आप देख रहे हैं, आपको लगता है कि अब इस वक्त हमारे माशरे में बाइख्तियार बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, ये काफ़ी हैं? बहुत शुक्रिया। इक़दाम काफ़ी उस वक्त तक होंगे जब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जब ये बात नहीं होगी कि बेटी को जायदाद में इसलिए हिस्सा नहीं मिलता कि वो बेटी है। और हम उस पसमानदा सोसाइटी से हैं जहाँ पर मैं बेटियों को कहती हैं कि बहुत खा रही हो, भाई के लिए बचा कर रखो, तुमने खा कर क्या करना है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ख़वातीन की जद्दोजहद बहुत अहमियत की हामिल है। आज एक ख़ातून वज़ीर आला हैं, एक ख़ातून स्पीकर बनी हैं और एक ख़ातून डिप्टी स्पीकर बनी हैं। हमारे यहाँ एक बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारी 2 असम्बलियों में ख़वातीन सदारत भी करेंगी और एक जो है वो चीफ मिनिस्टर बनी है। लेकिन ये बहुत तवील अरसा है। 1937 में जब पहली असम्बलियाँ बनी थीं और सिंध असम्बली बनी थी 1937 में, तो ज़ीनो बाई बनी थी पहली ख़ातून रुकन असम्बली। मेरे ख़्याल में बरसग़ीर में वो पहली ख़ातून रुकन असम्बली थी और वो जी अलाना की वाइफ थी, कायदे आज़म की कज़न थी। हमारे डॉक्टर करीम ख्वाजा, शायद आप लोग उनके जानते हों, डॉक्टर करीम ख्वाजा की नानी की वो बहन थी। मैं उनसे मिला था, मैं उनके घर के फ़र्द की तरह था। उनके बेटे प्यारली अलाना हमारे दोस्त थे और उनके साथ हमारा बहुत ताल्लुक़ होता था। वो पहली ख़ातून जो असम्बली में गई हैं, हमारी सिंध असम्बली में, हमने उन्हें देखा था। तो हमने देखा है और मिले हैं एक नहीं एक से ज़्यादा मरतबा बेगम नुसरत भुट्टो को, जिन्होंने बेमिसाल तहरीक चलाई है। हमारे मुल्क ने मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना को देखा, जिन्होंने आमरीत के ख़िलाफ़ डट कर एक जद्दोजहद की और सबसे बड़ा सवाल निशान लगाया है अयूब ख़ान की आमरीत के ख़िलाफ़। फिर बेगम नुसरत भुट्टो और फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, और फिर हमारे यहाँ रोल मॉडल थी बिल्किस एधी, और ऐसी ख़वातीन बहुत ज़्यादा हैं जिनने मुख्तलिफ़ शोबों में पाकिस्तान में अपना लोहा मनवाया और जिन्होंने अपनी काबिलियत से, सलाहियत से अपने आप को मनवाया और तस्लीम करवाया। लेकिन इंसानों की ये जद्दोजहद जो है, ख़वातीन की जद्दोजहद है कि इंसान समझा जाए, वो बहुत कदीम है। फरवरी 1913 में रोज़ा लुइस पार्क्स ने अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया था। ये 1 सदी से ज़्यादा पहले की बात है। और इसी तरह से जो है क्लाउडिट कोलविन ने भी 15 साल की उम्र में कहा था कि मैं सफ़ेद खातून के लिए अपनी सीट नहीं छोड़ सकती है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने इनकार से आगाज़ किया, जिन्होंने कहा कि हम ताकत की, हम बालादस्ती की, हम मर्दों की या किसी की भी बालादस्ती का हम इनकार करते हैं, हम उसका इकरार नहीं करते, हम उसका बात नहीं करते। ऐसी ख़वातीन जिन्होंने जद्दोजहद की है, ये असल में डिस्क्रिमिनेशन का ख़ात्मा जो है वो ज़रूरी है। इसलिए दुनिया में ख़वातीन की जद्दोजहद होती है कि किसी को, इसलिए मैं किसी भी बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर, रंग की बुनियाद पर, सनफ़ की बुनियाद पर, किसी भी बुनियाद पर
यार ये फलां ज़ुबान बोलता है इसलिए मुझे इससे खुदा 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 का खौफ नहीं आता लोगों को कि महज ज़ुबान बुनियाद कोई और ज़ुबान बोलने की बुनियाद पर किसी शख्स की जान ले ली जाए। हम बहुत बदनसीब लोग हैं जो हमने ये देखा है कि ज़ुबान की बुनियाद पर, अकीदे की बुनियाद पर, फ़िरके की बुनियाद पर लोगों की जानें ली जाती हैं और सन्फ की बुनियाद पर औरत को महज इसलिए निशाना बनाया जाता है कि वो औरत है, वो कमज़ोर है, इसलिए निशाना बनाया जाता है। मैं समझता हूँ कि अब ये आगे ये साबित होगा और साबित हो रहा है कि औरत को कमज़ोर ना समझा जाए, सिर्फ नाजुक ना समझाए, उसे इंसान समझा जाए। ठीक, एहतशाम साहब, अगर हम एक तकाबुली जायज़ा लें, कंपैरिजन ड्रॉ करें माजी का और अब हाल का, डेफिनेटली आपने जनरेशन्स देखी हैं, आपको लगता है कि कुछ बेहतरी आई है ये ख़वातीन के हुकूक़ को लेकर, और आप समझते हैं कि अभी भी बेहतरी की काफ़ी गुंजाइश है कि इसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है, और अगर ऐसा है तो काइंडली ये भी बताएं कि क्या मज़ीद किया जाना चाहिए अभी तक? देखिए, हम ना इसको हम कैसे इशू को लें भी इस अंदाज से अगर हम देखें कि पाकिस्तान बहुत सारे उन ममालिक में शामिल है कि जहाँ पे औरतों के मुसावी हकूक़ देने का कोई, जिसको कहते हैं, कोई ना क्राइटेरिया बन पाया है, ना पॉलिटिकल विल नज़र आई है, ना जिस अंदाज से हमारे उलमा हो, सियासी लीडर हों, हमारे सियासतदान हों, हमारे एजुकेशनिस्ट हों, जिस तरीके से ख़वातीन का रोल और औरत के हकूक़ के बारे में जिस अंदाज से बात होनी चाहिए, माज़रत के साथ अब तक नहीं हुई। चलें, हम हर बात में अपने ज़िक्र करते हैं हिंदुस्तान का। जब इंदिरा गांधी 12-13 बरस रही है वहाँ पे, तो वो बिल्कुल उलट था काम। उन्होंने अपने मुकाबले में वो कहा जाता है कि फेमिनिस्ट होने के बावजूद उन्होंने कोई अल्टरनेट लीडरशिप के हवाले से किसी खातून को आगे आने नहीं देती थी। इतनी ज़्यादा उनके अपने, जिस तरह कहते हैं ना, माज़रत के साथ औरत की दुश्मन, वो वहाँ पे बहुत नज़र आया। लेकिन जी हाँ, लेकिन ये बड़ा खूबसूरत तरीके से लगारी साहब ने मेरा ख्याल है शुरू में बताया। हमारे यहाँ ये बीबी का दौर मुझे अच्छी तरह याद है, बहुत बेनज़ीर मरूमा इनकरेज करती थी। नुसरत भुट्टो साहबा तो बहुत ज़्यादतियों का शिकार रही, आखिरी 2-3 साल तो बेचारी होशों में नहीं थी, इतने उनके सर पे डंडे लगे थे, इतनी मार खाई थी और इतनी तकलीफ़ काटी थी उन्हें। तो बीबी मरूमा जो है ना, हम ना बहुत इनकरेज करती थी अपने इर्द गिर्द लोगों में। और फिर चाहे फ़ॉरेन ऑफिस में जाती थी, किसी और जगह जाती थी, वो कहती थी कि मुझे ख़वातीन, बच्चियाँ, यंग लोग, यंग ख़वातीन चाहिए अपने इस सियासत में और हर उसके लिए, हर चीज़ के लिए। लेकिन अब माज़रत के साथ जिस तरह हमारी सोसाइटी इतनी पोलराइज्ड है, इतनी रेडिकलाइज्ड है, डिवाइडेड है और ट्रॉमेटाइज्ड है, और अल्लाह का शुक्र है कि हिंदुस्तान की तरह वाक़यात नहीं होते जिस तरह यहाँ हुए। अभी देखें, परसों तरसों की बात है, ऑस्ट्रेलिया कैनेडियन खातून के साथ इज्तिमाई ज़्यादती पूरा वेस्ट हिंदुस्तान को कोस रहा है। हमारे यहाँ भी इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कंपैरेटिवली हमारे हालात फिर भी बेहतर हैं। अब असल सवाल ये है कि जी क्या वजह है कि 50% से के करीब हमारी आबादी है ख़वातीन की, उनको उनका जितना नॉर्मल शेयर होना चाहिए जॉब्स में, हर जगह पे, वो नहीं मिलता। अगर वर्कआउट करें तो मेरा ख्याल 8-10% से ज़्यादा उनका शेयर नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन होती है, वो मानना पड़ेगा। मेल शेवनिज़म सोसाइटी है, शेवनिस्ट सोसाइटी है, इसमें ख़वातीन को इनकरेज नहीं किया जाता। लेकिन अच्छी बात है, ओवर द ईयर्स अब ट्रेंड बनना शुरू हो गए हैं, बच्चियाँ पढ़ के निकल के आ रही हैं, जॉब भी है, हमारे मीडिया में भी हैं, लेकिन जितनी तादाद में होना चाहिए नहीं है। अब असल सवाल है कि जी इसके लिए पॉलिटिकल विल, सियासी जमातें, हमारे इंस्टीट्यूशन ये आगे आएँ, और ख़ास तौर पे हमारा जो मजहबी तबका है ना, वहाँ से जो हमें वाइब्स मिलती है ना, वो इतनी अच्छी नहीं मिलती। अभी भी आप कहा जाता है कि जी खातून का काम तो घर में ही रहना है, वो तो बच्चे पैदा करे और खामन की खिदमत करे, यही सब कुछ है। इससे हटना चाहिए। अभी देखें, हमारा दीन कहता है मुसावी हकूक़ दें। भाई, हम हमारे दीन से बढ़ के अच्छा कौन सा दीन हो सकता है जहाँ पे औरतों के हकूक़ के बारे में, मुझे याद है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी बातें की थी ना, उसमें 2 बातें बड़ी अहम थी। एक, उन्होंने कहा था कि अपने से छोटे जो लोग हैं, जो आपके काम करने वाले हैं, और ख़वातीन के बारे में वार्न किया था कि उनके हकूक़ के बारे में लोगों को कहा था कि आपने होशियार रहना है, ये देखना कि उनके साथ ज़्यादती ना हो। तो हमारे यहाँ तो देख लें जिस तरह की ज़्यादतियाँ हो रही हैं वो एक अरसे से चली आ रही हैं। अब सवाल ये है कि जो एक चीज़ जो सिल्वर लाइनिंग अच्छी है कि अब जो माशरा जितनी तेज़ी के साथ, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया जितनी तेज़ी के साथ सामने आया है, तो मेरा ख्याल है ख़वातीन भी अब लड़ने के लिए तैयार हैं। हर जगह पे पहले ख़वातीन आप देख लें खामोश हो जाती थी, अब अपने हक़ के लिए लड़ती हैं। आए दिन आप देख लें इस्लामाबाद में सर, अगर कोशिश की जाए ना, वहाँ पे भी हम विक्टिम ब्लेमिंग की तरफ आ जाते हैं। ऐसे कई वाक़यात भरे पड़े हैं, कोई भी अगर आप एक वाक़या उठा के देख लें, अगर
सोशल मीडिया की अगर आप बात करें, अगर कोई खातून हरासमेंट की, डोमेस्टिक वायलेंस की बात भी करती है तो उसको फिर कहा जाता है कि आपने कुछ किया होगा, प्रोवोक किया होगा, कुछ ना कुछ। उसमें हम देखते हैं कि ख़वातीन भी शामिल होती हैं ट्रोलिंग करने में। ये एक बड़ा अफसोसनाक अमर है, क्योंकि मेरे काफ़ी चीज़ें मैंने इस तरह से देखी हैं अभी रिसेंटली, हालिया, जो बड़ा बुरा इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ता है। वो लोग जो थोड़ा वोकल होने की कोशिश करते हैं, फिर वो भी बाद में सोचते हैं कि भाई इसका फ़ायदा तो कोई होगा नहीं। लेकिन देखें, लेट्स सी कि अब क्या इस हवाले से मज़ीद इक़दाम किए जाते हैं। हमाद, अब जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि अगर पंजाब की ख़ास तौर पे बात कर लें, इस बार बड़ा खुशाइंद है कि एक वज़ीर आला जो हैं वो एक खातून हैं, वो बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकती हैं ख़वातीन के जो हुकूक़ हैं और उनको जो मसाइल दरपेश हैं। लेकिन आप समझते हैं कि जो वहाँ पर पंजाब में निस्बतन बाकी सूबों के जो हैरासगी के वाक़यात आते हैं पेश, वो ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली, तो इस बार कुछ सिचुएशन बेहतर होगी? आप ऐसी कोई उम्मीद लगाए बैठे हैं? उम्मीद तो हमेशा लगा रखते हैं जी, हमेशा उम्मीद रहती है और उम्मीद रहनी चाहिए, और उम्मीद लगाने के लिए कोई वजह ना भी हो तब भी उम्मीद लगाए रखना चाहिए हमें। आपकी बात दुरुस्त थी, जो आपने कहा विक्टिम ब्लेमिंग भी होती है। जो लाहौर मोटरवे का वाकया था उस पर भी कुछ ऐसे सवालात उठाए गए थे कि आखिर वो इस वक्त क्यों निकली, या फिर उन्होंने पहले फ्यूल क्यों नहीं चेक किया, जो कि इंतहाई शर्मनाक बातें थी, नहीं करनी चाहिए थी। इससे पहले मेरे दोनों पैनलिस्ट ने इंतहाई खूबसूरती से हमारे हालात हाजरा को तारीख के आईने में बता दिया है, तो मैं उसके ऊपर तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा कि करंट हालात क्या हैं और इससे पहले क्या हिस्ट्री भी रही है और औरतें कैसे खड़ी होती रही हैं हमेशा अपने हक के लिए, क्योंकि उस पर बहुत अच्छे तरीके से, जामे तरीके से बात हो चुकी है। मैं थोड़ी बात ये करूँगा कि हमारे माशरे में तबकाती तफरीक तो ज़रूर है। अगर कोई शख्स इस बात से एग्री नहीं करता तो हमारी ख्वाहिश होगी कि उसकी राय दुरुस्त हो और हमारी गलत हो जाए। लेकिन अगर हम इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो ऐसा नहीं लगता। कई किस्म की तफरीकात में हम लोग बटे हुए हैं, जैसे सर ने भी फरमाया कि ज़बान की बेस पे और रंग की बेस पे, इन तमाम तफरीकात पे एक एडिशनल जो तासुब का शिकार होती है औरत, वो सिर्फ अपने जिन्स की बुनियाद पे होती है। तो बेशक बाकी सब के ऊपर भी तासुबात हैं और उस पर डिस्क्रेशनरी रवैये होते हैं, लेकिन औरतों को एक एक्स्ट्रा इस मुश्किल का सामना करना पड़ता है अपनी जिन्स की बुनियाद पे। तो इस बात को सामने रखते हुए दूसरी तरफ एक अच्छी चीज़ ये भी है कि हमारे माशरे में इसका एहसास भी अब होता जा रहा है, कम से कम बात हो रही है। और अगर ये बात देखी जाए तो ये आज नहीं हुई, बल्कि ईवानों में बहुत पहले से होती रही है। अयूब खान साहब के दौर में UN कन्वेंशंस को रेटिफाई किया गया, जहाँ पे औरतों की जो एज है टू मैरिज उसके सिलसिले में बात की गई, उनकी कंसेंट टू मैरिज पे बात की गई, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज पे बात की गई। उन्हीं को फिर आगे हमने देखा रिफ्लेक्ट किया गया मुस्लिम फैमिली लॉज के अंदर भी, जिसके ऊपर उस वक्त भी कुछ तबकात ने इसके ऊपर बहुत वेलकम किया और कुछ ने इसके ऊपर बड़ी आवाज़ उठाई, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मज़ीद आगे चलते हैं तो ज़िया साहब के दौर में जो एक कदम शायद हम पहले आगे ले चुके थे, वो लगा ऐसा कि 4 कदम पीछे चले गए हैं हदूद ऑर्डिनेंस की शक्ल में हमारा माशरा। बहरहाल सफ़र वही नहीं रुकता, आगे भी चलते रहे हैं। उसके बाद क्रिमिनल प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स एक्ट आता है, जिसमें औरतों को फैसिलिटेट किया जाता है, उनको ख़ास रियायत दी जाती है, जो बहुत अच्छा कानून इस वक्त भी चल रहा है, पीपल्स पार्टी के दौर में आया, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट हरासमेंट एट वर्क प्लेस। उसको भी इसी माशरे ने बनाया है, इसी माशरे की असम्बलियों ने उसका जो है ज़रूरत महसूस की है। फिर आगे चलते हुए आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को देखिए, वो लॉज जो आप बनाए गए हैं। और खुशाइन चीज़ ये है कि अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पे तमाम सूबे एक मुकाबला करते नज़र आ रहे हैं कि कौन सा सूबा उस प्रोग्राम की बेहतर इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है। इसमें केपी भी शामिल है, पंजाब भी शामिल है और सिंध भी शामिल है। जो आप बात करें ना आइली कवानीन, आपको याद होगा जिस तरीके से अयूब खान ने आइली कवानीन बनाए थे, उसकी धज्जियाँ उड़ा दी थी आगे ज़ियाउल हक ने, उसमें बहुत ज़्यादा औरतों को हुकूक दिए गए थे। इवन इस हद तक के जी आप खुला भी ले सकते हैं, अगरचे बाद में हमने देखा ऐसी खराबी, लेकिन अवामी मूवमेंट बहुत थी, खवातीन की तहरीक बहुत बड़ी थी, जिसकी वजह से अयूब खान ने ये किया था। तहरीक खवातीन की बहुत बड़ी तहरीक थी। जो मेरे कहने का मकसद ये है, जी सर बिल्कुल, मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर हम इन सारी चीज़ों को देखें, आज भी देखें कि इस चैनल पे इस प्रोग्राम की शुरुआत इतने अहम मौजू से की गई है, इससे ये तासुर मिलता है कि हमारी सिमत दुरुस्त है, हमारी डायरेक्शन ठीक है क्या हम, लेकिन हमारी मंजिल बेशक अभी बहुत दूर है। हमारी स्पीड कितनी है, कितनी होनी चाहिए वहां पहुंचने के लिए, वो जरूर डिबेट तल बात है, लेकिन हमारी सिमत कम से कम दुरुस्त है।
ठीक है शाह साहब, ये लॉस तो हैं हमारे मुल्क में, लेकिन अगेन वही बात आ जाती है इम्प्लीमेंटेशन की कमी की वजह से ही हम देखते हैं कि आए रोज़ वाक़यात रिपोर्ट हो रहे होते हैं जो कि नहीं होने चाहिए अगर लॉज मौजूद हैं। तो अकाउंटेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है सारी सिचुएशन में। आज भी पाकिस्तान में 32% खवातीन जो है वो एक या दूसरी सूरत में हैरास होती हैं, चाहे वो वर्बल हैरासमेंट हो, फिजिकल हैरासमेंट हो, अब्यूज हो, सेक्सुअल अब्यूज की हम बात नहीं करते। पाकिस्तान जेंडर पैरिटी पे 145 अंडरस्टैंड नहीं कर पाती हैरासमेंट को। कितनी तो ऐसे हैं कि जो हैरासमेंट की एक टाइप थोड़ी है, इसमें तो बहुत सारी टाइप्स आ जाएंगी ना। मेंटल हैरासमेंट बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर विल क्या नजर आती है, क्या सियासी जमात, लगारी साहब ने बात की, निशान साहब ने की, रोहिला साहब ने की। आप हिस्टोरिकली अगर देखें तो आप एलीट क्लास की खवातीन या जमींदार खवातीन या जागीरदार खवातीन का रोल बिल्कुल रहा है, लेकिन आम खातून कहाँ पे स्टैंड करती है। अब अगर आप देखें सबसे ज्यादा अगर हम देखें असेंबलीज के अंदर किसी को लेके आया खवातीन को तो वो मुशर्रफ था, चाहे डिक्टेटर था, लेकिन उसने इतिहाद से रिजर्व सीट रखी और तकरीबन 288 से ज्यादा खवातीन असेंबली के अंदर आई, लेकिन उनको रोल आज तक हमारी सियासी जमातों ने नहीं दिया। बेशक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था, जिसकी वजह से शनाख्ती कार्ड बने ट्राइबल एरियाज और हमारे खैबर पख्तूनख्वा और जो रूरल पाकिस्तान की खवातीन की उनके शनाख्ती कार्ड नहीं थे, वो वोट नहीं डाल सकती थी। लेकिन आप चीज देखें, चीजें बेहतर हुई हैं, लेकिन फिर भी वही चीज है कि हम बहुत सारी चीजें मजहब के साथ लिंक करते हैं। जैसे कि शाह साहब ने कहा कि जी मजहबी उलमा का रोल, सूरत निसा में तो बिल्कुल खवातीन को कितने हुकूक दिए गए हैं, क्या सोसाइटी के अंदर वो दे रही है? इनहेरिटेंस का राइट आपके मजहब ने उनको दिया है, लेकिन हम नहीं मानते। बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े जागीरदार और इवन आप रिलीजियस स्कॉलर्स जो है या जमाती है बेटियों को हुकूक के देने पे तो वो नहीं करते। तो लॉज भी है, मजहब ने भी बिल्कुल उनको अपना हक दिया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि बार बार अगर मजीद अगर वर्क प्लेस हैरेसमेंट एक्ट है, हम चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन की बड़ी वजह ये कि आपकी सोसाइटी के अंदर जस्टिस नहीं है, आप खवातीन को वो जेंडर पैरिटी दे नहीं सके। फकत पाकिस्तान 145वें नंबर पे जेंडर पैरिटी के हिसाब से। देखिए एक पॉजिटिव चीज जो मैं समझता हूँ कि अब अगर होनी है वो ये है कि आप इन लॉज को एग्जीक्यूट करें, इम्प्लीमेंट करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी सोसाइटी के अंदर चेंज है। मैं तो ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज या जो लेजिस्लेशन करने वाले हमारे लेजिस्लेटर्स बैठे हो, चाहे वो खवातीन है या मर्द है, मैं नहीं समझता कि वो जेन्युइनली पाकिस्तान के अंदर जेंडर इक्वलिटी के ऊपर बात करना चाहते हैं। बेशक वो भी यूज कर रहे हैं खवातीन को एज अ कमोडिटी। असेंबलीज के अंदर जो बैठी हुई खवातीन है वो ताबे होती है अपने पार्टी जो पार्लियामेंट्री हेड है, वो बजट यूज नहीं कर सकती, उनके पास इख्तियार नहीं है कि वो किसी किस्म की वुमेन फ्रेंडली लॉज लेके आ सके। देखिए हमें बड़ा चेंज करना है। हम खाली जो है ना इस बात पे खुश ना होते रहे कि भी खवातीन जो है बाहर आ गई है, पढ़ लिख गई है, वो उनका अपना एक इनिशिएटिव है। माशरा उनको क्या दे रहा है, सोसाइटी उनको क्या दे रही है। और सबसे बढ़कर ये कि हमारे मुल्क के अंदर बार बार जो बड़ी लिबरल जमातें हैं, जब आप रूरल एरियाज के अंदर आती है तो आप बाकायदा एग्रीमेंट करके खवातीन को वोट के राइट से बाहर रखती है। तो मेरे ख्याल में बड़ा कुछ करना है, क्योंकि हम बहुत पीछे हैं। अभी भी दुनिया हमारी तरफ देख रही है और छोटी छोटी चीजों के ऊपर हम जो है विक्टिमाइजेशन पे आ जाते हैं। जैसे कि लाहौर का इस्रा का वाकया हुआ, ये एक वाकया नहीं है। मसला ओवरऑल मेरे ख्याल में जो चेंज आएगी वो आप जब तक खवातीन को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर नहीं लेके आएंगे, उनको पावर नहीं देंगे, उनको इकोनॉमिक राइट्स नहीं देंगे, उनको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं देंगे, तो बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि खाली बातें करने से तो शायद खवातीन को हुकूक नहीं मिल सकते। चलिए हम कितनी आमना अफसोसनाक बात है कि आज भी हमारे रूरल एरियाज में खवातीन को जायदाद ना देने की बुनियाद पे उनकी शादियां कुरान से कर दी जाती हैं माजत के साथ, ऐसा भी होता है। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। जो नई गवर्नमेंट आई है उन्होंने खवातीन को अपने इनहेरिटेंस राइट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो लीगल सपोर्ट फराहम करने का ऐलान किया। बहुत बड़ी चीज है मेरे ख्याल में। बाकी सूबों को भी इससे सीखना चाहिए। और अगेन वही बात आ जाती है, इसको मैं इसी तरह से सम अप करूँगी कि इस बार जो हमारी ऐवान में ख़वातीन बैठी हैं, हम उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो जो ख़वातीन के राइट्स हैं या ख़वातीन के जो मसाइल हैं उनको बेहतर तरीके से वहाँ उजागर करेंगी। सिर्फ उजागर नहीं करना, बल्कि कोशिश ये किया जाए, प्रेशराइज़ किया जाए वहाँ पर बैठे हुए लोगों को, ताकि लेजिस्लेशन इस हवाले से जो हो स्ट्रॉन्ग तो हो रही है। रूल्स हम देखते हैं कि मुल्क में हैं, इस हवाले से लॉज हैं, लेकिन उन पर इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको यकीनी बनाना, इंश्योर करना भी ये भी इनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम देखते हैं इस हवाले से कि क्या किया जाएगा, इस हवाले से मज़ात होंगी, आने वाले दिन बताएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर हमारे जो टॉपिक्स हैं उन पर डिस्कशन होगी। स्टे विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन नाजरीन। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 28 मेंबरान हल्फ ना उठाने के बायस सदारती इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकेंगे। तो सूबाई असम्बली में सदारती इंतखाब के दौरान 145 के ऐवान में 116 मेंबरान वोट का इस्तेमाल कर सकेंगे। सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से 41, जबकि उनके मद्दे मुकाबल हैं आसिफ अली जरदारी, जिनको 7 इलेक्टोरल वोट मिलने का इम्कान है। दूसरी जानिब सदारती इंतखाब मुलतवी करने के लिए महमूद खान अचकजई ने इलेक्शन कमीशन को खत भी लिख दिया है, जिसमें ये कहा गया है कि सदारती इंतखाब के लिए इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं है। अब हमारे सामने सवाल ये है कि क्या वाकई जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल के बगैर सदारती इंतखाब गैर आइनी और गैर कानूनी है? ये सवाल रखेंगे अपने पैनलिस्ट की जानिब। हमाद, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी, किस तरह से इस पर कानून क्या कहता है कि इलेक्टोरल कमीशन ने फैसला कर दिया है? जी हमाद। जी बिल्कुल, ये एक जो है मूट पॉइंट हमारे सामने बन के आ रहा है और जो सियासी पार्टीज़ हैं उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है। कुछ लोग एक पार्टी चाह रही है कि हो जाए ताकि उनका सियासी उम्मीदवार ज़्यादा आसानी से सदारती उम्मीदवार सामने आ जाए, और दूसरी की राय ये है कि अभी इसको रोक दिया जाए। जहाँ तक आपकी बात है कि इस पर क्या मिनिमम नंबर होना चाहिए हाउस के अंदर, तो उसके बारे में बड़ी क्लैरिटी है कि अक्सर ऐसा होता है कि इलेक्शंस कई सीट्स पे नहीं होते, तो जब ऐसी कोई रिक्वायरमेंट कानून में नहीं है कि 100% अटेंडेंस और MNAs और MPs पूरे होंगे तभी ये इलेक्शन होगा, क्योंकि अगर ऐसी रिक्वायरमेंट रख दी जाए तो फिर तो शायद कभी भी सदारती इंतखाब ना हो सके। जहाँ तक इस इशू की बात है और ये बात है कि आगे आने वाले वक्त में इन रिजर्व सीट्स के साथ क्या होने वाला है, तो मेरे ख्याल में जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है वो कानून की स्पिरिट से अगेंस्ट है। अगर आप आर्टिकल 224(6) का प्रोविजो देखें तो वहां पर क्लियरली इस चीज को रिकग्नाइज किया गया है कि अगर कोई पार्टी की लिस्ट एग्जॉस्ट हो चुकी है, यानी कि नाम नहीं है, तो उस सूरत में उस पार्टी का हक खत्म नहीं हो जाता। आइन में इस आर्टिकल में ही लिखा गया है कि वो मजीद नाम दे सकते हैं। अगर आप इसी स्पिरिट को आगे देखें और आगे लेकर चलें तो ये जो डिले है इसके ऊपर बाप पार्टी की मिसाल भी मौजूद है, मजीद मिसालें भी मौजूद हैं जिसमें रिलैक्सेशन दी गई और डिले को कंडोन किया गया। यहाँ पर भी कर दिया जाना चाहिए था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे अदालत में जब ये मामला जाएगा, शायद सुप्रीम कोर्ट तक जाए, इवेंचुअली फैसला इनकी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की फेवर में आना चाहिए। अब अगर हम इनकी तरफ आ जाएं कि इनकी इंट्रोस्पेक्शन अगर इनको भी करनी चाहिए कि इन्होंने जानबूझकर भी अपने लिए कुछ आसानियां नहीं छोड़ी। ऐसी क्या जरूरत थी कि आप ऐसी पार्टी में आ जाएं जिसकी कोई पार्लियामेंट्री प्रेजेंस ही नहीं है, ताकि एक कंफ्यूजन बन सके। मेरी राय तो ये है कि पार्लियामेंट्री पार्टी होना भी जरूरी नहीं है, लेकिन जब आपके पास ऑप्शंस ओपन है तो आपको थोड़ा वाइजली चलना चाहिए। उससे पहले अगर ये थोड़ा मजीद इसको अगर एडवांस में कुछ देख कर चलते तो जो रूल नंबर 94 है, जहां पर बेसिकली इशू है कि पॉलिटिकल पार्टी वो कंसिडर होगी जिसको एक सिंबल एलोकेट किया हो, तो ये डेफिनेशन एक्ट की डेफिनेशन से मुतसाद रखती है, ये उसके अगेंस्ट जाती है। अगर ये थोड़ा ज्यादा एक्टिव अप्रोच रखते तो उसको भी चैलेंज किया जा सकता था। तो इस सूरत हाल में जितनी मुश्किलात हैं, कुछ इन्होंने अपने लिए खुद बनाई हैं और कुछ इनके लिए अनफॉर्चुनेटली बनाई जा रही हैं। देखते हैं अदालत इसमें क्या रोल प्ले करती है। तो लगारी साहब, इसमें तो फिर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन का केस स्ट्रांग नहीं है इस मामले में, जैसे हम आज समझा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ, जो उन्होंने आर्टिकल 224 का इसमें हवाला भी दिया। एक तो ये कि सदारती इलेक्शन को मुलतवी कराने की जो दरख्वास्त है जो महमूद खान अचकजई साहब ने की, वो इलेक्शन कमीशन ने नहीं मानी है, उसको रद्द किया है। लेकिन मैं तो इस मौक़िफ़ का हामी रहा हूँ कि ये सीटें बहरहाल उनकी हैं और उन्हें मिलनी चाहिए। उनका नाम PTI है, उनका नाम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, उनका नाम जो है वो अलिफ है, बे है, जीम है, दाल है, लिहाज सीटें तो उनको मिली हैं। अच्छा, फिर ये कि कोई भी फरीक चाहे वो किसी भी जगह पर हो, उसे उन रूल को ज़रूर पेश नज़र रखना चाहिए। कम से कम पब्लिक तो कर देनी चाहिए थी। मैं पता नहीं बार बार कह रहा हूँ, उस तारीख से जब से ये मामला चला है मैं बार बार कह रहा हूँ कि यार हमें एक लिस्ट पब्लिक कर दो, बता दो कि भाई ये हमारे फलां सूबे में ये हैं, उस सूबे में ये हैं, वफाक में कौमी असम्बली में ये हैं, ये हमारी लिस्टें हैं, हम पब्लिक के सामने ला रहे हैं। इनको जो है हमारी तरफ से मेंबर बने, चाहे वो PTI की तरफ से बने, चाहे वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से बने, हमारे सामने तो मालूम हो कि जनाब इनको इन्होंने नामजद किया। लिस्ट इन्होंने अभी तक नहीं बताई है, हमारे सामने लिस्ट नहीं आई है कि वो किन खवातीन को
जो है उनकी तरजीही लिस्ट में कौन सी ख़वातीन हैं। असूली तौर पर उन्हें मेंबर तस्लीम किया जाना चाहिए और ख़वातीन को उनका जो राइट है इसलिए भी मिलना चाहिए कि ख़वातीन की नुमाइंदगी, ऐसा नहीं हो सकता है कि लोगों ने एक पार्टी को वोट दिया हो, लोगों की मजबूरी थी कि जनाब उसका निशान नहीं था, लेकिन आप दूसरी किसी पार्टी को वही सीटें जो हैं वो दूसरी किसी पार्टी को दे दें तो वो विल और जो लोगों की विल है उसका इजहार तो नहीं होता है ना, उसके बिल्कुल बरक्स होता है। लेकिन ये बात भी है कि उन्हें ये नहीं समझना चाहिए कि हम सुपरमैन हैं और कवानीन हमारे आगे हाथ बांध कर खड़े रहेंगे और हम अपनी मर्ज़ी से जो चाहेंगे करेंगे और हम लिस्ट भी नहीं बताएंगे, फिर भी जो है हम अपना मांगेंगे कि जनाब ये लिस्टें जो हैं, भाई आप अपनी लिस्ट तो लाओ ना यार, हमें पता तो चले कि कौन से आपके उम्मीदवार हैं, कौन जिनको आप बनाना चाहते हैं, अरकान कौमी असम्बली या अरकान सूबाई असम्बली। ठीक है शाह साहब, आप कैसे देख रहे हैं सारे मामले को? इस मामले में क्या चीज़ें आप देख रहे हैं? मेरे ख्याल से पेशावर हाई कोर्ट ने तो 13 तारीख तक जो सूबाई असम्बली की ख़वातीन है, जैसे आपने इलेक्टोरल वोट की बात की कि 41 मिलेंगे, अजगज़ई साहब को 7 मिलेंगे, जरदारी साहब को, तो वो ख़वातीन इसमें शामिल नहीं होंगी क्योंकि रोक दिया गया है पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से कि जब तक फैसला नहीं होता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की एप्लीकेशन पे तो ये ख़वातीन वोट ले सकती है, ना वोट डाल सकती है। दूसरा देखिए, एक बड़ी अजीब सी बात है कि आया ये जो रिजर्व सीट की ख़वातीन है इनका रोल क्या रहा है, इस पर जरा सा इसको ऑब्जेक्टिवली हम लेते हैं कि 288 से ज्यादा ये ख़वातीन अपने पार्लियामेंट्री लीडर या पार्टी के हेड या उनके किसी करीबी लोगों की रिश्तेदार, अपनी पढ़ाई, मेरे ख्याल में मैं नहीं समझता कि मेरिट में बहुत सारी ख़वातीन इनमें से आती है। हाँ, ख़वातीन की प्रेजेंस जरूर शो की जाती है दुनिया को दिखाने के लिए कि इतनी परसेंटेज से जो है ख़वातीन तकरीबन 10% जो बात कर रहे हैं कि वो रहेंगी असम्बली के अंदर। उनका रोल क्या रहा है? मेरे ख्याल में ना उनका लेजिस्लेशन में रोल रहता है, ना वो इंडिपेंडेंट है, ना वो जो है कोई किरदार अदा कर सकती है। तो मेरा ये ख्याल है कि पैरेलली अगर कोई ऐसा मैकेनिज्म हो कि जैसे कि आप ओपन इंतखाब के साथ ख़वातीन की रिजर्व सीटों के ऊपर डायरेक्ट जो है वो वोटर से वोट मांगा जाए, तो आपको अंदाजा होगा कि पॉलिटिकल वर्कर आया है या किसी का रिश्तेदार। एक पॉइंट ये हुआ। दूसरा मैं समझता हूँ, देखें इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन के रोल के ऊपर इलेक्शन से पहले भी एतराजात उठे थे और तमाम पार्टीज ने उठाए। ये पहला इलेक्शन है जिसमें जीतने वाला भी कंप्लेन कर रहे हैं और हारने वाला भी कर रहे हैं। और जिस तरीके से हालात हैं, मेरे ख्याल में इस वक्त हमारी जुडिशरी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बनता है क्योंकि तमाम चीजें कंट्रोवर्शियल चल रही है। आपने प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब कर दिया, वो सस्पेंडेड लगता है क्योंकि फॉर्म 45 के ऊपर अगर डिसीजन हुए तो उनका फ्यूचर क्या होगा। फिर आपने एक चीफ मिनिस्टर बड़े सूबे की बना दी, बिल्कुल ठीक है, कानून के मुताबिक उन्होंने ओथ भी ले लिया। फिर अगर ये चीजें वापस होती है और अदालतें इंसाफ देना शुरू कर दे तो क्या बनेगा? अगर इसी तरह आप जो सदारती इंतखाब भी कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में सोचना ये चाहिए कि बेशक आप दे दें, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं, लेजिस्लेटर्स कह रहे हैं, जो कानूनदान है वो कह रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हो या कोई भी पार्टी, मेरे ख्याल में उनका राइट बनता है कि आप उनको रिजर्व सीट्स दें। लेकिन अगर आप नहीं देना चाहते तो फिर इलेक्शन, आखिरी बात, इलेक्शन कमीशन का जो डिसीजन है वो बड़ा वाज़ेह है, 4:1। मतलब आप देखें, एक जो उनके अंदर डिसीजन मेकर थे उन्होंने यही कहा कि आप अगर ये सीटें इस जमात को नहीं दे सकते, आप किसी और को भी नहीं दे सकते। तो मेरे ख्याल में तो बड़ा वाज़ेह है और आगे जाके ये चीजें मेरे ख्याल में मजीद कॉम्प्लिकेशंस पैदा करेंगे। तो एहतशाम साहब, पहले ही हम देख रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें हैं जो अंडर डिस्कशन हैं और उसके हवाले से जो हमारी अपोजिशन है उसको बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। तो एक बार फिर ये इलेक्शन भी जो हम देख रहे हैं, सदारती इलेक्शन जो होने जा रही है, ये भी कंटेंशियस हो जाएगा, जिस तरह से इलेक्टोरल कॉलेज वाला मामला भी उठाया गया यहाँ पर, फिर रिजर्व सीट्स वाला मामला भी है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल आमना ऐसा होगा। बुनियादी सवाल इस वक्त यही है कि इस वक्त टोटल 77 सीट्स थी, ये जो ख़वातीन की थी और अक़लियतों की थी। इसमें से जो वर्कआउट किया जाता है फ़िगर, वो तकरीबन 9900 PTI की या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबर्स हैं, तो वो सारा आमना 8 सीटें उनको ज़्यादा मिल जानी थी। 108 हो जाती तो क्या फ़र्क पड़ जाना था। मेरा ख्याल है सेंस प्रिवेल करनी चाहिए थी और इस पर उनको सीटें दे देते। और बाकी ये तो कल सदारती इलेक्शन होने जा रहा है, आमना फोरगॉन कंक्लूजन है कि जरदारी साहब के नंबर गेम में वो पूरे हैं। जिस तरह उनको एमकम सपोर्ट कर रही है, PMLN सपोर्ट कर रही है, क्यू कर रही है, उसके बाद इस्तेकाम पार्टी वाले 1-2 बंदे वो कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर ये कर लिया जाता तो मेरा ख्याल है ये बैड टेस्ट में नहीं था। बड़े दिनों से ये इशू चल रहा है। बाकी लगारी साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता उठाया है कि ये और आप और मैं कितने दिन हो गए यही सवाल उठा रहे हैं। कभी ना तो आपने बताया कि जी आपके कौन लोग हैं जो हिस्सा लेने जाते हैं, जो बार बार कहा जाता है लिस्ट दीजिए, वो नहीं देगी आपकी।
और दूसरा ये कि जो सवाल किया जाता है उनसे, जिसकी तरफ हमाद ने इशारा किया था, कि वो बंदा अहमद रज़ा खान साहब जो हैं, जो पार्टी के सदर हैं सुन्नी इत्तेहाद के, वो देखिए पार्टी होते हुए वो उनका रजिस्टर्ड था अपना, जिसको कहते हैं साइन दिया हुआ था उनको, उन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा, उसके बाद फिर वो इस पार्टी में शामिल हुए, अपनी पार्टी में जो गए वो, तो लोगों ने इसको भी सवालिया निशान बनाया। तो मेरा ख्याल है बहुत से हवालों से जहाँ कानूनी पॉइंट देखे जाएंगे, भला बज़ाहिर लगता है कि सियासी तौर पर या मॉरली ये फेवर कर देनी चाहिए थी पीटीआई को, लेकिन मेरा ख्याल है इतनी आसानी से उनका, मेरा नहीं ख्याल के पॉइंट वहाँ पे कोर्ट में जाएंगे तो शायद आसानी के साथ जीत सकते हैं। हाँ, अलबत्ता यह है कि ये थोड़ा सा जिस तरह माहौल इतना ख़राब हो चुका है, इतनी पोलराइज्ड है, इतनी ज़्यादा जज्बात चले गए, एक दूसरे के खिलाफ रोज़ बयानबाजी होती, तो थोड़ा सा जिसको कहते हैं एक उनको मेरा ख्याल है थपकी मिल जाती, को अच्छा उनकी फेवर में हो जाता, जो नहीं किया गया। लेकिन उसका आखिरी सवाल यही कि जब आप लड़ाई को इस तक आगे लेके चले गए हैं तो फिर तो ऐसा ही होगा, आप अपने ज़माने में यही करते रहे, आपके साथ भी वही होगा। ठीक। और जिस तरह से नाजरीन हम मामला अभी देख रहे हैं कि पिछले दिनों ये चीज़ बड़ी ज़ेर बहस थी कि IMF को तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं चेयरमैन, उनकी जानिब से ख़त लिखा गया था और इस ख़त का जवाब भी दे दिया अब IMF ने। IMF पाकिस्तान की अंदरूनी सियासी मामलात पर कोई तबसरा नहीं करता, जवाब में ही कहा गया हम पाकिस्तान में नई काबीना की तश्कील के फौरी बाद नया मिशन भेजने के लिए तैयार हैं। मौजूदा स्टैंड बाय अरेंजमेंट की तकमील तरजीह है। निगरां हुकूमत में मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखा गया। नई हुकूमत के साथ पॉलिसियों पर काम करने के मुंतज़र हैं। ये IMF का जवाब आ चुका है। अब सवाल ये कि ऐसे हालात में जब पाकिस्तान सियासी और मुआशी बहरान का शिकार है, ऐसे में IMF की जानिब से ये जवाब आना, इसको हमारे पैनलिस्ट किस तरह से देख रहे हैं? एहतशाम साहब, आप ही से आगाज़ करूँगी। क्या आप कैसे समझते हैं कि एक रद्द अमल आ गया इस पर? जी देखिए, 8 तारीख को ख़त लिखा गया था और आपने देखा चंद दिनों में उनका जवाब आ गया, और ये दूसरा ख़त बानी PTI ने लिखा, इससे पहले भी लिखा था। और ख़त लिखने से पहले वो सोच लेते, जिस तरह उन्होंने अमेरिका पे इल्ज़ाम तराशी की थी कि जी हमारा जिसको हमें हरवाया गया और हमारे साथ ज़्यादती की गई, उसके बाद ही फिर वहाँ पे अमेरिका में जाके उन्होंने $50,000 दे के 2 लॉबिंग फर्म हायर की और अब अमेरिका को कह रहे हैं कि जी आप हमारे हालात ठीक करें और पाकिस्तान पे दबाव डालें। तो मेरा ख्याल है जिस अंदाज से आपने बताया भी है, उन्होंने कहा जी कि हम ये इनके जो अंदरूनी और सियासी मामलात हैं उस पर मुदाखलत नहीं करते, और लिहाजा ये, और फिर ये बड़ा वाज़ेह तौर पे उनकी तरफ से अभी तो बातचीत होनी है। कल शहबाज साहब ने एक टीम सजेस्ट की है कि जो बातचीत करेगी उनके साथ, लेकिन आप देख लें उनकी तरफ से बड़ा मस्बत जवाब आ गया कि जी हम तैयार हैं, आएँ, और फिगर जो आ रहा है $6 से $8 बिलियन को देने के लिए तैयार है। अब सवाल ये है कि जी इस स्टेज पे इस तरह के ख़त लिखना, लेकिन आप इख्तलाफात करें, आप भी कर सकती हैं, हम सब लोग कर सकते हैं, लेकिन यह है कि जब आप अपनी सियासत चलाने के लिए आप रियासत और रियासती अदारों को और फिर मुल्क को अगर दाव पे लगा दें तो बड़ा बैड टेस्ट है। और दूसरा आमना, मेरा ख्याल है ये भी उनके लिए को अच्छा नहीं होगा IMF के लिए कि जब PTI की हुकूमत थी और आपने देखा जब हुकूमत छोड़ रहे थे, जाते जाते उन्होंने क्या किया था, 10 रुपये बिजली और 10 रुपये पेट्रोल की प्राइसेस कम करके चले गए थे। नतीजतन IMF का प्रोग्राम सस्पेंड हो गया था। उसके बाद जब दोबारा रिवाइव हुआ तो सख्त तरीन शराइत हमें लेनी पड़ी थी। तो अब देखो, वो कहते हैं ना मेथड टू द मैडनेस, कि भाई आप ये इतनी बातें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? और फिर लोगों ने देखा माजी में जब आप गुस्से में होते हैं, अपनी बात मनमानी होती है, तो आप कहते हैं जी आप बिजली के बिल ही ना दें, FBR आपको नोटिस भेजे टैक्स का, उसको फाड़ के फेंक दे। तो मेरा ख्याल है सिविल नाफरमानी की डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो बातें करते हैं, वो शदीद गुस्से में है, लेकिन अच्छी बात है। खत लिखा था उनका, आप क्या समझते कि वो उनका थॉट प्रोसेस क्या होगा उस वक्त, क्या माइंडसेट था, वो क्या एंटिसिपेट कर रहे थे, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि किस किस्म का वहाँ से जवाब आएगा, कुछ मुश्किलात पैदा होंगी, क्या होगा? देखिए, उन्होंने जो लिंक करने की कोशिश की कि जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो शायद उनका ये ख्याल था कि ट्रांसपेरेंट नहीं रहा और उसको ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है लिंक किया जाए। अब एक बात तो ये है कि वाकई इसको एज अ पॉलिटिकल जिमिक उन्होंने यूज करने की कोशिश की कि वो प्रेशराइज कर सके पाकिस्तान की हुकूमत को, लेकिन IMF के अपने इंटरेस्ट हैं। मेरे ख्याल में वो इस बात को नहीं देख रहा कि खान साहब क्या लिख रहे हैं या अपोजिशन लीडर क्या लिख रहा है। जब उनके स्टेक्स होते हैं तो शायद $7 से $8 बिलियन जो पाकिस्तान को देंगे, मुफ्त तो नहीं देना। उन्होंने तो पाकिस्तान को मजीद इस जो है वो ओवरऑल फाइनेंशियल ट्रैप के अंदर लेके आना है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट है। दूसरा देखें, खैबर पख्तूनख्वा जो जहाँ पे खान साहब की हुकूमत है, आज हमारी बात हुई थी वज़ीर आला जो अली अमीन साहब है, तो उन्होंने कहा कि वो वर्ल्ड बैंक के पास भी जाएंगे और वो IMF के पास भी जाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोग्राम है जो कि सस्पेंड है बिकॉज ऑफ सम रीजन।
तो खैबर पख्तूनख्वा डायरेक्टली भी जाएगा उनके पास। तो मैं बिल्कुल शाम साहब से बात करूंगा कि ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। बेशक आपकी अदालतें हैं, आप इलेक्शन जीते हैं, आप हारे हैं, आपको उसके ऊपर एतराजात है, आप इंटरनली इस मामला को हल करें। अगर वाकई आपकी अदालतें आपको जो है ना वो रिलीफ नहीं देती तो उसके बाद आप जो भी प्रोटेस्ट करना चाहें, कोई भी करना चाहे, आपने पहले भी किया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद मुल्क की इस वक्त जो इक़्तिसादी सूरत हाल है उसके अंदर इस किस्म का एक्सपेरिमेंट नहीं होना चाहिए। और दूसरा, हम पहले भी बार बार एक बात कर रहे थे कि उनके इस खत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने खत लिखा, उसका जवाब आ गया, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं। दूसरा, इस वक्त एक बड़ी अच्छी चीज मैं आपको एक खबर भी देना चाहूंगा कि आज जो है सूबाई ने बड़ा जबरदस्त किस्म का हुक्मनामा जारी किया कि जितने तमाम चीफ मिनिस्टर्स थे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तकरीबन 22 के करीब, उनकी तमाम मराद वापस ले लिए। उनको जो पर्क्स एंड प्रिविलेज है, दिस इज वंडरफुल। ये तो आपने एक और अच्छी खबर इससे इकोनॉमिक और इस किस्म की इकोनॉमिक बैरियर्स, बेल्ट टाइटनिंग वाली जो सिचुएशन है ना, उसके भी फोकस होना चाहिए, क्योंकि बार-बार देखें वी होप कि इस पे अमल दरामद भी हो। हमाद, आप किस तरह से देख रहे हैं सारे मामले को, खत और उसका फिर रिएक्शन? जी, खत का जो जवाब आया है उसका तकरीबन गैर रस्मी जवाब तो हमारे पास पहले ही आ गया था। 23 फरवरी को गालबन इनकी तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि हम किसी भी अंदरूनी मामलात में मदाखलत नहीं करेंगे। उसके बावजूद ये ख़त लिखा जाना, एक सवाल, इसके ऊपर एक सवाल खड़ा होता है कि आपको जब नज़र भी आ रहा है कि आगे एक ब्रिक वॉल है, फिर भी आप जाकर उस पर टक्कर मार देते हैं और आप अपनी ही बात को हल्का कर देते हैं। दूसरी तरफ जो एक अच्छी चीज़ थी, जिसको आप कह सकें सिल्वर लाइनिंग, इस तमाम इशू में पार्टी के अंदर से भी मुखालफत की गई थी। ख़ास तौर पे सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से टीवी के ऊपर बैठ के कहा गया कि अगर ऐसा कोई ख़त लिखा जा रहा है तो नहीं लिखा जाना चाहिए। अच्छी बात है कि पार्टी में ऐसे लोग हैं, ऐसी सीनियर वॉइसेस हैं जो इस चीज़ को समझती हैं और अवाम के मफादात में काम करना चाहती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि उनकी सुनी नहीं जाती और उनको ज़्यादा आगे नहीं आने दिया जाता। तो दूसरी बात अगर हम देखें तो इस वक्त एक तरफ हम कह रहे थे कि वो हमारे अंदरूनी मामलात में मदाखलत कर रहे हैं और हम उनको एब्सोल्युटली नॉट कह रहे हैं, और दूसरी तरफ आज हम उनको प्रिटी प्लीज कह रहे हैं कि प्लीज आप आ जाइए और हमारी मामलात को देख लीजिए। बहुत कम है, हमें लगारी साहब का क्विकली शॉर्ट इस पे टेक लेना होगा, उसके बाद हम क्लोजिंग की तरफ में जाएंगे। मैं ज़ाहिर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, टाइम भी आपके पास नहीं है। 1974 में इंडिया ने धमाका किया था, एटमी धमाका। उसके जवाब में भुट्टो साहब ने एक प्रोग्राम शुरू किया और फ्रांस के साथ एटमी रिप्रोसेसिंग प्लांट का मुआहदा किया। उसके फ़ौरन बाद हेनरी किसिंजर यहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि आप मुआहदा वापस करें, ख़त्म करें इसको, और हम जो है वो वरना आपको निशान इबरत बना देंगे। और आप क्या समझते हैं कि इस मुल्क, आप बड़े ज़हीन आदमी हैं और आप इस मुल्क को चला सकते हैं। इस मुल्क को तो कोई फातरुल अक्ल शख्स भी चला सकता है। ये बात उन्होंने की थी, ठीक है, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं माना। उन्होंने कहा कि मैं इस मुआहदे को कैंसिल नहीं करूंगा। फिर उन्होंने कहा मेरे सीने में बड़े राज हैं, उन्होंने उन राजों को भी बड़ी माजरत नहीं किया। बड़ी माजरत के साथ हमें क्लोजिंग की जाने बढ़ना है, क्योंकि वक्त एकदम से हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन हम देख रहे हैं शॉर्ट होता जा रहा है। सबका शुक्रिया अदा करें, मुलाकात होती है, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।